अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मौजूदा हुकूमत को वैसे तो माशी चैलेंजेस हैं ही हैं, लेकिन इस वक्त एट हैंड जिसे कहते हैं वो दो बड़े चैलेंजेस नज़र आते हैं जिससे ये तासुर लिया जा सकता है कि हुकूमत में पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। एक तो जमात इस्लामी का एहतजाज, और इस एहतजाज के साथ जो मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से हम देख रहे हैं, चाहे वो निगरान वज़ीर आज़म भी रह चुके हों या निगरान वज़ीर भी हों, सब के सब और ताजर बरादरी इस वक्त IPPs और उनकी कैपेसिटी पेमेंट के हवाले से बात कर रही है कि जिनकी मद जो बिजली के बिलों में डाली जा रही है उससे बिजली के बिल और इजाफी टैक्सेस से इस वक्त आवाम के लिए बड़ा मुश्किल है इन बिजली के बिलों की अदायगी। एक तरफ ये तमाम मामलात, और आज तो औरंगज़ेब साहब जो कि वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने ये कहा भी कि पावर डिवीज़न को या जो तवानाई का सेक्टर है इसको तश्कील नौ करने की ज़रूरत है और जल्द से जल्द करने की ज़रूरत है मुस्तकिल बुनियादों पर। अब किस तरह से हुकूमत जो है वो इन तमाम मामलात से नबरदाज़मा होती है, क्योंकि मुआहदे भी ऐसे किए हैं कि बस जिसे कहते हैं ना कि उस पर अब क्या कह सकते हैं कि वो बिजली पैदा करें ना करें लेकिन कैपेसिटी चार्जेस तो आपको देने ही देने होंगे। दूसरी जानिब एक सियासी प्रेशर है और वो है तहरीक इंसाफ की सूरत में, जिसकी नई मैसेजिंग जो आई है उससे ये लगता है कि जैसे हुकूमत अब समझ चुकी है कि क्या कुछ हो सकता है। फिर हुकूमत के हलकों में हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब भी कुछ और साजिशों का भी जिक्र कर रहे थे, और दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ होने वाली एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा था कि बात करो और सुलझाओ, उलझाओ मत, बिगाड़ो मत। सब ने ये कहा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हुकूमत ने एक बार फिर मज़ाकरात की पेशकश की है। बहरहाल इस हवाले से कुछ तरदीदी बयान भी आया था मुसद्दिक मलिक साहब का। क्या हुकूमत प्रेशर में है जब तहरीक इंसाफ है कि न्यूट्रल हो जाए इदारे? ये सब क्या मामलात हैं, इस पर बात करने के लिए इन फोकस हैं वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुसद्दिक मलिक साहब, पहले तो गुज़िश्ता रोज़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कहा कि हुकूमत ने मज़ाकरात की पेशकश कर दी, जिसके हवाले से ये रिकॉर्ड के ऊपर आया कि आपने तरदीद भी की है। सो ये दुरुस्त है कि आपने कोई फ्रेश मज़ाकरात की ऑफ़र नहीं की है तहरीक इंसाफ को? जी देखिए, बात यह है, आपने तहरीक इंसाफ का रवैया देखा और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे आप धुआंधार कह रही, मैं तो फैक्ट्स स्टेट करने की बात कर रहा था। उसमें आपने कितनी मर्तबा ये देखा कि हमने दावत दी आपको। मैं जरा आवाम को आपके जरिए याद करवाना चाहता हूं कि जब इमरान खान साहब इलेक्शन जीत गए थे तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि मैं आपके साथ मुआशी हालात जो हैं या मईशत जो है उसके ऊपर एक चार्टर करना चाहता हूँ। उसका क्या मतलब था? उसका मतलब ये था कि जो भी क्रेडिट मिलेगा आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए कोई मुआशी पॉलिसी तरतीब देना चाहते हैं तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे आपको ही क्रेडिट क्यों ना मिले, क्योंकि हम ये समझते हैं कि मुल्क को इस वक्त आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम बहुत मुश्किलात में हैं। ठीक इसी तरह जो बिलावल साहब हैं, आपको याद होगा जब मुल्क की सरहदों को हमारी पामाल करने की कोशिश की, जिसका बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया गया और जहाज गिरा दिए गए एक हमसाया मुल्क के भारत के, उस वक्त भी आपको याद होगा कि फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर बिलावल साहब ने कहा कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। राइट। मगर इमरान खान साहब का क्या जवाब है? इमरान खान साहब का जवाब है कि ये चोर हैं, फौज जो है वो मुल्क को बर्बाद कर रही है, अमेरिका हमें बचाए, अमेरिका हमें बर्बाद कर रहा है, फौज हमें बचाए। तो ये जितनी भी मैंने कल गुफ्तगू की, अगर आप उसको अपने सामने रखें तो आपको पता चलेगा कि एक नॉन सीरियस सी जमात है, इसका कोई सियासी रवैया नहीं है। अच्छा। ये बात नहीं करना चाहती, ये बर्बाद करना चाहती है। हमारे दरवाजे तो कभी भी बंद नहीं हुए। ठीक, लेकिन आप मुझे एक वक्त बताइए जब हमने दरवाजे बंद किए, मगर काउंटर पार्टी जो है उसका कुछ रवैया मस्बत होना चाहिए ना, उसको भी सियासी इंगेजमेंट करनी चाहिए, कोई बात करनी चाहिए। एक दिन वो कहते हैं बात करेंगे, एक दिन क्या वो कहते हैं आग लगा देंगे, एक दिन वो कहते हैं मलिक साहब, क्योंकि आपने माजी का भी जिक्र किया और आपने याद दिलाया नाजरीन को कि कब कब आप लोगों ने मज़ाकरात की पेशकश की है, बिल्कुल की, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी हुई और जो आपने कोट किया, लेकिन इस वक्त आप हुकूमत में और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भी आप पर है। जिस तरह से आज जमात इस्लामी से बातचीत हो रही है कि मज़ाकरात के लिए बाकायदा एक कमेटी तश्कील देना, पहले टेलीफोनिक राब्ता करना, ये मराहिल से लगता है कि आप संजीदा है, हुकूमत संजीदगी से बात करना चाहती है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहना, फ्लोर ऑफ द हाउस पे बिल्कुल कहना सीरियस बात है, लेकिन क्या बाकायदा कमेटियां तश्कील हुई, क्या वो टेलीफोनिक राब्ते जो हैं वो कोशिश की गई? ये बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर आप यू रियली वांट देम टू सिट डाउन एंड टॉक टू यू। देखिए, इस वक्त एक दो चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। जमात इस्लामी ने ये धरना भी दिया और जुलूस भी लेकर आए और जलसे भी कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने 9 मई किया? आपने उनको शहीदों के मुजस्मों को फेंकते देखा, उनकी गर्दनें तोड़ते देखा या कोर कमांडर के घर को आग लगाते देखा? तो जमात इस्लामी एक सीरियस सियासी जमात है जिससे सियासी गुफ्तगू हो सकती है। और जब हमने कहा कि हम आपसे बात करते हैं तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं करते, हम तो आग लगाएंगे। उन्होंने कहा आइए बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, कुछ बात तय हो जाएगी, नहीं होगी तो हम फिर भी प्रोटेस्ट करते रहेंगे। यही गुफ्तगू हुई ना। ऐसी कोई गुफ्तगू का हवाला आप दे सकती हैं पीटीआई के साथ? यानी एक दफा उनकी कमेटी तश्कील दी गई, इमरान खान साहब ने जेल से कह दिया अगर कोई कमेटी नहीं भाग जाओ इधर से। फिर एक और कमेटी तश्कील दी गई, फिर उन्होंने कहा भाग जाओ यहाँ से। अच्छा। उससे पहले एक कमेटी तश्कील दी गई थी नैब पे, अभी गुफ्तगू अंदर जारी थी, फाइनल स्टेजेस पे पहुंची, इमरान खान साहब ने कह दिया ये तो एनआरओ मांगने आ रहे हैं। भाई एक आप क्या करना चाहते हैं? कोई बात तो करें ना। कोई देखिए, जब आप हमें कहती हैं कि हमारी प्राइमरी जिम्मेदारी है, तो मैं आपको कहता हूं कि आज तक हमने बातचीत के दरवाजे कब बंद किए हैं? अब मैं आपको सवाल लौटाता हूं कि दूसरी तरफ से जो रवैये आपके सामने हैं, जिन चीजों का मद्दोजर का मैं जिक्र आपके सामने करता चला आ रहा हूं, मैं आपको 50 और एग्जांपल्स दे सकता हूं अगर आपके प्रोग्राम का वक्त ज़ाया होगा। लेकिन एक चीज है ना, वो अब कल आपने जो गुफ्तगू की उस पर मेहरबानो कुरैशी साहिबा भी हमारे साथ थी, वो एक चीज कहती हैं कि अब आप हमसे बात करना चाहते हैं, आप तो हमें दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करने के दरपे पे हैं, पाबंदी लगाना चाहते हैं। जी, मैंने तो साफ अल्फाज में कहा कि इनको अपना रवैया दुरुस्त करना होगा। उसके फौरन बाद एक प्रोग्राम में मैंने कहा कि भाई अगर इनको बात करनी है, बर्बाद ये मुल्क को कर रहे हैं, आग ये मुल्क में लगा रहे हैं, फसाद ये मुल्क में फैला रहे हैं, इंतशार ये मुल्क के अंदर लेकर आ रहे हैं, तो इनको अपना रवैया किसी हद तक तो दुरुस्त करना होगा। आप बुली को ये तो नहीं कह सकते कि रन ऑल ओवर मी, run over the country as well. It's okay for them to run all over us. एक मिनट ठहर जाइए। It's not okay for them to run all over the country. तो बात ये है कि अगर कोई सीरियस बात करने की बात वो करेंगे, अब कुछ पहल तो अभी देखिए, अभी वो बात करना चाहते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट से, अभी वो चीफ से बात करना चाहते हैं ना, तो चीफ ने तो उन्हें कोई ऑफर नहीं दी है। ये तो वो जा रहे हैं और कह रहे हैं नहीं हमारे रवैये बदल गए, हमसे बात करें। अच्छा, तो ये जो उनका रवैया है, क्या उनका ये रवैया पार्लिमान की तरफ है? क्या उनका ये रवैया जमहूरियत की तरफ है? यानी एक दिन, जी मैं बड़ी वाज़ेह शक्ल में कह रहा हूं कि वो अगर अपने रवैये दुरुस्त करेंगे और वाकई को बात करनी है, तो हम तो बातचीत के दरवाजे कभी भी हमने बंद नहीं किए। एक वक्त बताइए हमने कहा कि हम बातचीत नहीं करेंगे किसी से, लेकिन मैडम सॉरी मैडम, अगर वो दहशतगर्दी करेंगे, अगर वो दहशतगर्दी साबित होगी, अगर वो आइन को पामाल करेंगे, अगर वो आइन की पामाली साबित होगी, तो जो आइन में लिखा है उसके मुताबिक उसका सामना उनको करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने किया है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसी चीज होगी सामने आएगी तो उसको सामना करना होगा। गॉट योर पॉइंट। लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब, फिर ये बताइए ना कि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उस न्यूट्रल का आपने जिक्र किया और बिल्कुल सही बताया कि न्यूट्रल होने को वो क्या कहा करते थे, लेकिन क्या जरूरत पड़ रही है? क्या PMLN घबरा रही है हुकूमत कि कहीं इनके स्टैब्लिश ना हो जाएं जो क्या कहते हैं राब्ते हैं स्टैब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि फौज न्यूट्रल हो जाए? या ये खदशा है मलिक साहब कि जनरल बाजवा की तरह अगर वो न्यूट्रल हो गए तो वही कुछ हो सकता है जो 2022 में आपने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर उनकी हुकूमत के साथ किया था? नहीं तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? हमने तो ये हुकूमत बनाने से पहले PTI को, जो उस वक्त सुन्नी इतिहाद थी, दावत दी थी कि आप हुकूमत बना लीजिए। इन्हें फॉर्म 45 फॉर्म 47 पे बहुत तकरार ये कर रहे थे, हर जगह पे कह रहे थे कि हमारी मेजॉरिटी है। हमने कहा चलिए आप ऐसा कीजिए, हुकूमत बना लें। अब हमारे साथ तो आप नहीं बनाएंगे क्योंकि हमसे तो आपने झगड़ा किया हुआ है, सियासी, हम तो उसको सियासी मुखालफत समझते हैं, मगर आप झगड़ा समझते हैं, चलिए मान लीजिए। तो पीपल्स पार्टी ने बड़ा दिल किया और कहा कि हाँ ठीक है, आप हुकूमत बनाना चाहते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हुकूमत बना लें। तो अगर अभी भी ये कुछ करेंगे तो हुकूमत ही बनाएंगे ना, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? हमने तो पहले दावत दी थी कि अगर आप वाकई ये साबित कर दें असेंबली में कि आपके पास मेजॉरिटी, तो आप हुकूमत बना लें। इससे हमें क्या डर? एक जमहूरी अमल है,
हमारा ख्याल है कि हमारे जो हलीफ हैं वो हमारे साथ हैं, हम 5 साल तक काम करेंगे, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को रिलीफ मिले। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों के साथ मिलकर आपको उल्टा देंगे, तो वो तो आज भी रास्ता उनके लिए खुला है। असेंबली में आए, देखें अगर उनकी मेजोरिटी बनती तो ले ले। हम तो पहले कह रहे थे ले लें, अगर ये पहले ले लेते। देखिए फर्क क्या है, अगर ये हुकूमत लेंगे तो काम करना पड़ेगा, इंतशार नहीं, काम करना पड़ेगा। जब ये हुकूमत में थे, इनने तब भी इंतशार फैलाया, इनको हुकूमत तो करनी आती नहीं है। तो मलिक साहब, अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनके रवाबित हो जाते हैं और बातचीत हो जाती है, पहले आप लोगों की एक तरह से लड़ाई थी, बात हो गई, अब अगर उनकी भी हो जाती है तो क्या मजायका है, अच्छा है, इस्तेहकाम रहे। हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से ये तो मीडिया के अंदर बातचीत चल रही है, ओ यार घबरा गए। अगर उनकी बात तो हो जाए, अगर मुल्क में इस्तेहकाम आता है, अगर हम हुकूमत छोड़ने के लिए राजी थे और उनको कह रहे थे हुकूमत बना दें, तो अगर मुल्क में किसी चीज से इस्तेहकाम आता है तो हमें क्या है। लेकिन जिस तरह उन्होंने शहीदों की पामाली की है, जिस तरह उन्होंने वर्दियों को डंडों के ऊपर लटकाया है, आप समझती हैं कि कोई भी इज्जतदार शख्स, जो उन्होंने तजलील की, जो जबान बोली, कभी जानवर और न जाने क्या क्या, जो मैं आपके टीवी प्रोग्राम पे कहना भी नहीं चाहता, उसके बाद कौन इनसे उस तरह बात करेगा। अभी पिछले दिनों इन्होंने एक ट्रेंड चलाया, अभी पिछले दिनों इनने सरबराह के खिलाफ फौज के एक कैंपेन मीडिया के ऊपर चलाई। वो क्या थी कैंपेन? साथ चलाते हैं, साथ कहते हैं नहीं नहीं वो तो खुद ही चल जाती है, हम थोड़ा चलाते हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक कैंपेन चलाई कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। किसी कुछ ख्याल नहीं आया कि क्या कह रहे हैं। तो यानी पाकिस्तान है तो खान है ना, पाकिस्तान है तो मैं हूं, पाकिस्तान है तो आप हैं, पाकिस्तान है तो अवाम है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। तो कभी आपने किसी से ये सुना है कि मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं? तो जब आप इस तरह की कैंपेन्स चलाएंगे, जब आप इस तरह की गुफ्तगू फरमाएंगे, तो जिनसे बात करना चाहते हैं उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी है, वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन अगर इनका रवैया यकसर तब्दील हो जाए, जिसकी मैं बार बार दावत दे रहा हूँ, ठीक है कि आप अपने रवैये पे नजरसानी करें, अपने आप को उन दहशतगर्दों से अलहदा करें और सियासी तौर पे इंगेज करना चाहें तो 100 बिस्मिल्लाह। तो मलिक साहब, अगर सियासी तौर पर तहरीके इंसाफ इंगेज करने को तैयार होगी, तो फिर इसका मतलब वो जो पाबंदी लगाने पर मशावरत हो रही है, जिसे काबीना में लाया जाएगा, फिर उस अमल को आप रोक देंगे? देखिए, मैं उस अमल का तो हिस्सा नहीं हूँ, मगर आइन में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप A, B या C करेंगे तो फिर आइन के अंदर ये है रास्ता। अगर ये साबित हुआ कि उन्होंने A, B या C किया है, तो फिर आइन अपना रास्ता लेगा, कानून अपना रास्ता लेगा। और अगर हम रास्ता वो ना लें, तो इसका मतलब है किसी भी वक्त कोई भी शख्स कुछ भी कर सकता है और उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं। मलिक साहब, एक सियासी जमात सुनिए, ये मलिक साहब कता कलामी, क्योंकि वक्त कम है। नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ, एज अ पॉलिटिकल वर्कर आप समझते हैं PMLN ने भी बड़ा फेस किया है। आज अगर आप पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं, कल को दिस मे जस्ट टर्न अराउंड एंड बाइट ऑल ऑफ यू आल्सो। मैडम, पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आपको एक वक्त भी नहीं कहा कि पाबंदी लग रही है। मैंने तो आपको कहा कि आइन में क्या लिखा है, और मैंने आपके सामने एक रास्ता पेश किया कि आइन में ये चीज लिखी है। मैंने तो आपको ये भी नहीं कहा कि ये चीजें साबित हो चुकी हैं, जिसको मैं A, B और C कह रहा हूं। मैं तो उनको नाम भी नहीं दे रहा हूं, अगरचे मुझे मालूम है कि क्या क्या इल्जामात हैं, लेकिन मैं तो उनको नाम भी नहीं दे रहा हूं। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि अगर आइन में कुछ लिखा है, तो क्या आप चाहेंगी कि कल को मैं मुल्क से गद्दारी करूं? मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं करूं या मुल्क को तबाह करने की कोशिश करूं, या गैर मुल्की एजेंसियों से पैसे लूं, या एजेंट से पैसे लूं, या सिटीजन से पैसे लूं, अगर ये तमाम चीजें सामने आ जाएं, तो आपके ख्याल में मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने चाहिए या नहीं? नहीं, फिर तो मैं भी तो एक सियासतदान हूं। तो फिर आप ऐसे कीजिए कि आज के प्रोग्राम में ऐलान कीजिए कि डॉक्टर साहब, क्योंकि आप पॉलिटिशियन है तो आपको हमने एग्जेम्प्ट किया आज से, अब आप मुल्क के खिलाफ जो मर्जी करें, आप एग्जेम्प्टेड हैं। और यही सवाल उठाती रहे कि देखें, आप तो सियासतदान है ना, तो आप तो गद्दारी कर सकते हैं, आप तो सियासतदान है, तो आप तो मुल्क में दहशतगर्दी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये तो साबित होना है, लेकिन आप लोग ये बिलीव करते हैं कि ABCD हुआ है, इसको आप वेट कर लें और उसके बाद देख लें। हम देखा जा रहा है, अगर ऐसा नहीं निकलेगा तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है मुसद्दिक मलिक साहब, यहाँ पर पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।
वेलकम बैक। इन फोकस हैं वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब। IPPs के हवाले से आखिर में बात करना चाहूंगी मलिक साहब, क्योंकि जाहिर है अब तो अनवार काकड़ साहब भी इस पर बोल पड़े, गौहर एजाज साहब भी बात कर रहे हैं। ठीक है, मुआहदे हुए हैं जिसको फौरी तौर पर वो सॉवरन गारंटीज है नहीं ख़त्म किया जा सकता, लेकिन जो एक्स्ट्रा लिया जा रहा है टैक्सेस की मद में, जो 45% कैपेसिटी पेमेंट्स जा रही हैं जो सरकारी बिजली करें, कोई तो रिलीफ देना होगा। या आप समझते हैं ये तमाम एहतजाज और ये जुल्म कंटिन्यूड रहेगा जब तक ये मुआहदों की मियाद ख़त्म नहीं हो जाती? देखिए, आपने दो बातें की हैं, मैं दो जवाब दूंगा। अनवार काकड़ साहब मेरे भाई हैं, ये अगर आप फोन भी करेंगी अनवार काकड़ साहब को तो वो भी यही कहेंगे। इसी तरह हमारे जो दूसरे वजीर हैं वो भी मेरे दोस्त हैं, मेरी उनसे गपशप रोज होती है। लेकिन अनवार काकड़ साहब तो वजीर आजम रहे हैं और हमारे दोस्त जो हैं वो भी वजीर रहे हैं, 2-3 वजारतों के वजीर रहे हैं। राइट। तो अगर ये इतना सिंपल था तो वो 9-10 महीने में कर जाते, इसमें तो कोई कबाहत नहीं थी। जो आज चीज नजर आई है ये आज तो नहीं नजर आई, ये रिपोर्ट तो मोहम्मद अली साहब ने लिखी थी जो खुद वजीर थे तवानाई के। तो अगर ये चीज 8-10 महीने में होने वाली होती तो हो कर जाते ना, हो जाती, मगर नहीं हुई। और वो नहीं वही इसी वजह से हुई जो आप फरमा रही हैं कि बिकॉज वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको तरीकाकार से आगे बढ़ाएंगे, सलीके से आगे बढ़ाएंगे, कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि मुल्क में कभी उसके बाद इन्वेस्टमेंट ना आए। और अनवार साहब भी यही चाहते हैं, मैं आपको गौहर साहब भी यही चाहते हैं। इसी वजह से वो अदालत की तरफ जा रहे हैं देखने के लिए कि इसकी एडजुडिकेशन कैसे होगी। वो भी नहीं चाहते कोई रेकलेस चीज करना, हम भी नहीं कुछ चाहते रेकलेस चीज करना। कुछ रेकलेस हो सकता तो वो कर डालते, मगर क्योंकि उन्होंने नहीं किया तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि हो नहीं सकता था। अब दूसरी बात करता हूँ, बिजली की मद में 86% जो हाउस होल्ड्स हैं, यानी हर 100 घरों में से 86 घर जो हैं उनकी इजाफी बिजली की कीमत सरकार ने अपने जिम्मे ले ली। आप बताइए, आप मुझे, अभी आपके सामने हैं बहुत से हमारे दोस्त हैं जो सेठ हैं, बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियों में आते हैं, क्या उनको भी रिलीफ देना चाहिए? जब 86% लोगों को वजीर आजम ने प्रोटेक्शन दे दी है और 50 अरब की प्रोटेक्शन दी है, तो इसका मतलब है कि जो आप कह रही हैं कि उनके लिए कुछ करना चाहिए, वो कुछ हो रहा है और इससे भी ज्यादा होगा, मगर वो तमाम तजावीज जो हैं वो जेर गौर हैं। अच्छा। लेकिन ये बात मैं दोबारा बता दूं, 100 में से 86 घर, पाकिस्तान के 86% जो हाउस होल्ड्स हैं उनके ऊपर जो इजाफी बिजली का बोझ है वो वजीर आजम ने अपने जिम्मा लिया, यानी सरकार ने अपने जिम्मा लिया। और सिर्फ जिम्मा नहीं लिया, उसके पैसे मुख्तस कर दिए हैं डेवलपमेंट फंड से निकाल के। एक तो ये हुआ। ठीक, दूसरा हमारे इसमें ऐड कर देना, जब आपने लग्जरी गाड़ियों का जिक्र किया और कहा कि वो जो महंगी गाड़ियों में बैठकर आते हैं क्या उनकी भी बिजली सस्ती कर दें, लेकिन जिनको बिजली मुफ्त दी जा रही है, जैसे कि ये भी एक खबर आई थी कि पावर डिवीजन ने प्रिपेयर की है कि मुफ्त बिजली जिनमें सरकारी मुलाजमीन, नीम सरकारी इदारे, इसके अलावा जज साहिबान, पार्लियामेंटेरियंस, जिन को इस वक्त फ्री दी जाती है वो वापस लिया जाएगा ताकि किसी किस्म से कोई बोझ कम हो। सो ये वाकई मटीरियलाइज होगा? देखिए नहीं, ये कभी भी मटीरियलाइज नहीं होगा। उसकी वजह ये कि जो आप कह रही हैं आपको फैक्ट चेक कर लेना चाहिए था। आप तो खुद बहुत बड़ी मद्दा हैं फैक्ट चेक की, मैंने आपको इस पे गुफ्तगू भी फरमाते देखा है और आप सहाफ़ी हैं, आपको फैक्ट चेक करना चाहिए। मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ, 2013-14 के बाद मैं 13 से पॉलिटिक्स में आया हूँ। आप पिछले 10-15 साल के मेरे तमाम बिजली के बिल देख लें, एक यूनिट भी किसी पार्लियामेंटेरियन को मुफ्त नहीं दिया जाता। ये आपको फैक्ट चेक करना चाहिए था इस बात को करने से। सरकारी इदारे सर, किसी वजीर, ठहर जाइए, किसी वजीर को, क्योंकि आपने सबका जिक्र किया, किसी वजीर को एक टेडी पैसे यानी एक यूनिट भी बिजली जो है वो मुफ्त नहीं दी जाती। ये भी आपको फैक्ट चेक कर लेना चाहिए। सही। अब आप मुझे इदारों का नाम बताएं तो मैं आपको स्पेसिफिकली उनका जवाब दूं, और अगर जवाब नहीं होगा तो फैक्ट चेक करके आपको जवाब दूंगा। मगर इस तरह मैं आपको, मलिक साहब, आर यू सेइंग कि नोबडी इज गिवन सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी? जो किसी को भी सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती किसी इदारे को? जी मैडम, मैं आपको ये कह रहा हूं कि किसी पार्लियामेंटेरियन को नहीं मिलती, एक पैसे की भी नहीं मिलती, एक यूनिट भी नहीं मिलता, और किसी वजीर को नहीं मिलती, एक यूनिट भी नहीं मिलता और एक पैसे की सब्सिडी भी नहीं मिलती। ये बात क्लियर हो गई आप पे? जी जी बिल्कुल। अब जब आप मेरे सामने इदारे रखेंगी तो मैं आपको फिर तहकीक करके हर इदारे का भी जवाब दे दूंगा, लेकिन मेरे सामने कोई ऐसा इदारा नहीं है, कम से कम मेरे इस वक्त गुमान में,
मैं आपको हतमी बात इस वजह से कोई कार्ट ब्लांश बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप मुझे इदारा देंगी, मैं आपको डेटा दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने आज आपको डेटा दिया है आपके सवाल के जवाब में, इसी तरह आप मेरे से स्पेसिफिक सवाल पूछेंगी, मैं स्पेसिफिक जवाब दूंगा विद डेटा। मगर ये जो आपने बात की है ब्रॉड ब्रश, ये ठीक नहीं थी। ठीक है, सो ठीक है, दिस इज द चैलेंज दैट यू हैव गिवन मी, और फिर आई एम गोइंग टू कम अगेन। बिल्कुल मलिक साहब, ताकि आप जो है फिर करेक्ट डेटा बताएं, ताकि लोगों को पता चले। ये तो मैंने आज आपको पार्लियामेंटेरियंस और वुज़रा का तो बता दी। मुझे बताइए इसमें क्या गलत है। बिल्कुल ठीक, दैट्स ऑन रिकॉर्ड नाउ। थैंक यू सो मच मलिक साहब, बेहद शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस ऑन फोकस। यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो बात करेंगे इन IPPs के हवाले से। आगाही तो क्रिएट हो गई है, लेकिन हुकूमत खुद कह रही है कि फौरी तौर पर इसमें किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तो फिर ये जो धरने, एहतजाज, ये सब कुछ हो रहा है, इस सब का क्या होगा? वेलकम बैक। आज वफाकी वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कहा है कि तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए एक मुस्तकिल लाहे अमल तश्कील देने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब IPPs के हवाले से जो इस वक्त जमात इस्लामी का धरना, उनकी जो एहतजाजी मुहिम है वो जारी है, वो अकेले नहीं, बल्कि आपने देखा कि मुल्क के मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ से इसके ऊपर आवाज़ें उठ रही हैं। तमाम ताजर बरादरी इस पर आवाज़ उठा रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवार काकड़ हों, निगरान वज़ीर गौहर एजाज साहब हों, उन्होंने भी इसके ऊपर बड़ी आवाज़ उठाई है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने। और सब ये कहते हैं कि IPPs को जो कैपेसिटी पेमेंट की मद में चार्जेस दिए जा रहे हैं वो आवाम से लिए जाते हैं, और तभी जो बिजली के बिल हैं वो इतने ज़्यादा हैं। और ये ज़ालिमाना इसलिए भी है कि कई ऐसे बिजली घर हैं जो बिजली प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे, और कई तो ऐसे हैं कि जो कम भी अगर प्रोड्यूस करें तो न जाने ये किस किस्म के मुआहदे हुए हैं कि उनको पेमेंट जो है वो पूरी करनी होगी। जो फेडरेशन और चेंबर्स हैं उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो इस पेमेंट के हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और हमारे चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान साहब इस्लामाबाद में से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे ज़रा जानते हैं इस एहतजाज के हवाले से और फौरी क्या सद्देबाब किया जा सकता है। थैंक यू सो मच सनाउल्लाह। पहले तो हम आज की जो औरंगज़ेब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें ये जो आया कि तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए एक मुस्तकिल लाहे अमल तश्कील देने की ज़रूरत है। अभी तक हम ज़रूरत पर ही हैं, जबकि हमें बारहा ये बताया जाता है कि पावर डिवीज़न इज़ द मोस्ट ब्लीडिंग डिवीज़न एंड इज़ अ बर्डन ऑन द इकॉनमी। तो मुझे ये बताइए क्या सोचा जा रहा है इस IPPs के हवाले से जो एहतजाज हो रहा है, किसी किस्म की जिसे कहते हैं ना कि हेड्स आर रोलिंग, इसको सीरियसली लिया जा रहा है या नहीं? बहुत शुक्रिया नादिया। बुनियादी तौर पर ये जिस ट्रैप में फंस चुके हैं ना, उससे निकलना इतना आसान नहीं है और इतनी जल्दी मुमकिन भी नहीं है। अच्छा, तो ये लोग भूल जाएं कि अगले 3-4 सालों में कोई बिजली की कीमत कम होगी या एनर्जी प्राइसेस कम होंगी, गैस की कीमतें कम होंगी, ये मुमकिन ही नहीं है। और वज़ीर ख़जाना की भी जो चाइना के विज़िट के बाद वो पहुँचे हैं, उनके विज़िट का मकसद भी यही था। उसमें प्राइस कम करने का मकसद नहीं था। $15 बिलियन का चीन के जो यहाँ पर प्रोजेक्ट है, तकरीबन 10 एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं, उसका डेट आपका जो उसकी अदायगियाँ हैं वो $15 बिलियन तक पहुँच चुकी हैं। और पाकिस्तान के पास अगर वो $15 बिलियन पाकिस्तान अदा करे तो पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा उस वक्त। सही। तो पाकिस्तान ये रिक्वेस्ट करने गया था चाइन से कि इन रीप्रोफाइलिंग इनकी चाहता है पाकिस्तान $15 बिलियन की, और अगर ये रीप्रोफाइलिंग हो जाती है तो उससे बिजली की जो कीमत है उसमें मामूली 2-2.5 रुपए यूनिट का फ़र्क आ सकता है। अच्छा, तो फिलहाल ये कोशिशें की जा रही हैं और उस पर भी कोई कमिटमेंट नहीं मिली है। एक वर्किंग ग्रुप बनेंगे और उसके बाद ये देखा जाएगा, क्योंकि इसमें चाइना का प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है। G2G भी प्रोजेक्ट हैं, आपको पता है, कोल के प्रोजेक्ट हैं, RLNG के प्रोजेक्ट हैं, तो ये डिफरेंट है। फिर जो आपकी डोमेस्टिक IPPs हैं वो डिफरेंट है। ठीक। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई, अगर ये कोर्ट में भी लोग चले जाएं तो कोर्ट से रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये हुकूमत पाकिस्तान रियासत ने इनकी गारंटी दी हुई है। नहीं, लेकिन हाँ, ये जरूर है। एक बात बताएं, इसका मतलब तो ये हुआ कि जमात इस्लामी जिस शद्दोमत के साथ एहतजाज कर रही है, ये धरना उनका फेल हो जाएगा, क्योंकि आप कहते हैं कि फौरी तौर पर तकरीबन 3-4 साल तक तो ये प्राइसेस कम हो ही नहीं सकती, मुआहदे ही इस तरह के हैं। लेकिन बात यह है कि जमात इस्लामी को मैं तो कम से कम आज अप्रिशिएट करता हूँ कि इस इन्वायरमेंट में जहाँ पे कोई भी सियासी जमात अवाम के इस इशू पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, निकलने के लिए तैयार नहीं है, जमात इस्लामी ने लोगों को इकट्ठा किया। और सिर्फ जमात इस्लामी नहीं, अब आम लोग भी उनके धरने में शामिल हो रहे हैं। और जमात अगर डटी रही
तो फिर हुकूमत को कम से कम आपने कई जो अखराजात हैं वो कम करके थोड़ा बहुत रिलीफ देना पड़ेगा। अच्छा, अगर जमात इस्लामी जिस तरह मुज़ाकरात हो रहे हैं उन मुज़ाकरात में ट्रैप हो जाती है और हुकूमत की मजबूरियों और जो वो तावीलें पेश करेंगे उसके आगे सरनगम होती है और छोड़ के चली जाती है, तो फिर तो इस अवाम के लिए खड़े होने वाला कोई भी नहीं होगा। है तो ज्यादती कि आप IPPs को, उन IPPs को भी पैसे दे रहे हैं जो साल साल 2-2 साल से बंद पड़े हैं, तो इसका कोई ना कोई हल तो आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन जो साल साल 2-2 साल से बंद पड़े हुए हैं, आप जब कह रहे हैं कि सॉवरेन गारंटी रियासत ने दी हुई है, तो जिन लोगों ने दी है फिर उनके भी नाम सामने आने चाहिए। क्या सोच कर दी? आपके पास ट्रांसमिशन, वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं थी, आपको इतनी बिजली की जरूरत नहीं थी, और ये कैसा मुआहदा है कि आप बिजली बनाए ना बनाए, हम आवाम से ये पैसा लेकर आपको जरूर देंगे। देखिए नादिया, 1994, फिर 2004, फिर 2015, 3 ये पावर पॉलिसियां थी जिनके तहत ये IPPs आई हैं। जो आखिरी आई है 2015 में आई है IPPs, जो नून लीग के दौर में लगी, और ज्यादा बोझ उन्हीं का है। अच्छा, उसमें 4 RLNG हैं जो पंजाब में लगे हैं और 2 जो कोल पावर प्रोजेक्ट हैं। बेसिकली ये तमाम प्रोजेक्ट जो है ना इंपोर्टेड फ्यूल पे लगे हैं। RLNG भी इंपोर्ट करते हैं, और जब ये लगे हैं, जब से लेकर अभी तक तकरीबन कोई 15-16 बिलियन डॉलर की आप LNG इंपोर्ट कर चुके हैं इन पावर प्रोजेक्ट के लिए, और तकरीबन 4 से 5 बिलियन डॉलर का कोयला इंपोर्ट कर चुके हैं। बुनियादी तौर पर ये लगे ही गलत हैं। पंजाब में ये लगने ही नहीं चाहिए थे, ये आपके सिंध में लगने चाहिए पे, जहां पर पोर्ट पे ये चीजें इंपोर्ट होती हैं। तो और ना लगते तो आज कम से कम हम ये 1-1 बिलियन डॉलर के लिए भीख ना मांग रहे होते, और ये 20-25 बिलियन डॉलर जो हमने कोयले की और LNG की इंपोर्ट पर खर्च किए हैं वो ना किए होते, और हमारा रुपया आज 280 पे ना पड़ा होता। सनाउल्लाह खान साहब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, फिर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं सीनियर सहाफ़ी, चीफ रिपोर्टर डॉन सनाउल्लाह खान साहब। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो कहती थी कि हम बिजली की जो लोड शेडिंग है इसको ख़त्म कर देंगे, इस अंधेरों को ख़त्म कर देंगे, लेकिन इम्पोर्टेड कोल के ऊपर भी तो चाइना से बात की गई होगी। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो बिन कासिम वाला है वो साहिवाल और इसके अलावा हपको, ये 3 शायद इम्पोर्टेड के ऊपर चलते हैं। तो चाइना से इनकी बात चल रही है कि उनको लोकल कोल पे शिफ्ट किया जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी और इन्वेस्टमेंट भी है। वो टाइम टेस्टिंग, उसमें टाइम लगेगा इन तमाम चीज़ों में ना, उस तक लाने में। लेकिन आप इन जो मायदे हैं इनको आप रिवर्स नहीं कर सकते यूनिलैटरली, आपको इनसे बात करनी होगी, और इस वक्त कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं है कि इनको बिठाए, इनसे बात करें। यार इस कौम पे रहम करें। इस कौम, ये कौम जो है बदा नहीं कर सकती बिजली के बिल पाकिस्तान के, और आप देखें 60% अगर बिजली की कीमत है तो 40% टैक्सेस हैं। जुल्म ये है कि हुकूमत भी कोई कम नहीं कर रही है। मैं आपको हैरानगी की बात बताऊं कि इसमें जो टोटल अगर आप 2023 देखें तो 2000 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट हुई है, उसमें 45% जो पब्लिक सेक्टर के पावर प्रोजेक्ट है उनको कैपेसिटी पेमेंट हुई है, जिसमें आपके हाइडल भी हैं, इसमें न्यूक्लियर भी हैं। तो आप अंदाजा करें यार, ये तो कम से कम करें। आप 2 चीजों पे काम कर सकते हैं जो नहीं कर रहे। एक तो पब्लिक सेक्टर की जो कैपेसिटी पेमेंट है वो बंद करें, दूसरा जो आप टैक्सेस ले रहे हैं बिजली के बिलों पर, जो टोटल बिल का 40% है। आप हैरान होंगी, सिर्फ GST जो बिजली के बिलों पे वसूल होता है वो 1000 अरब रुपए से ज्यादा है, बाकी टैक्सेस अलहदा हैं। तो आप अंदाजा कर लें कि हुकूमत भी कोई कम नहीं कर रही है। अगर आप IPPs के साथ आपने एग्रीमेंट किए उस वक्त जब बिजली आपके पास नहीं थी और आपके पास कैपेसिटी नहीं थी, तो उसके अलावा कोई रास्ता, ये कहते हैं रास्ता कोई नहीं था कि आपको इंस्टॉल कैपेसिटी पर अगर नहीं लेंगे तो उसकी कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ेगी। अब आपकी जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, वो अगर 18-20 हज़ार है और आपके पास कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी 43 से 44 हज़ार मेगावाट है, तो फिर तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, और सर्दियों में ये 8 से 10 हज़ार मेगावाट पे आ जाएगी। तो बाकी जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट की है तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो पेमेंट करनी है। तो वो उस वक्त इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई नहीं गई, ये फोर्सी नहीं किया गया कि आगे जाके डिमांड्स कम होगी और नई टेक्नोलॉजी आएगी। फिर दूसरा, सोलर पे लोग शिफ्ट हो गए हैं। तकरीबन जो ऑफ ग्रिड है वो 2400 मेगावाट ऑफ ग्रिड पे शिफ्ट हो गई है, और ऑन ग्रिड जो है वो भी तकरीबन 2-2.5 हज़ार मेगावाट है। तो आपकी डिमांड तो कम हो रही जा रही है, और जितनी डिमांड कम हो रही है उसका जो बोझ है वो भी उन लोगों पर डाला जा रहा है जो सोलर पर नहीं है।
तो डबल इम्पैक्ट आ रहा है लोगों के ऊपर। तो ये आगे कुआं पीछे खाई वाली मिसाल हो गई। लेकिन कुछ तो ज़रूर, जैसे आपने कहा कि कम से कम जो कैपेसिटी पेमेंट्स का 45% जो सरकारी बिजली घरों को दिया जा रहा है, कम से कम उसको, और जो इजाफी टैक्सेस हुकूमत ने लगाए हैं उसको तो कम से कम फिलफौर इसमें तो रिलीफ दिया जा सकता है। वेल, देखते हैं नादिया कैसे करेंगे। आप देखें जो जितने भी आपको पता है पॉलिटिशियन है, उनके भी पावर प्लांट है, और जो लोकल इन्वेस्टर हैं वो उनके रिश्तेदार हैं सारे, आपको पता है, किसी का नाम भी नहीं लेना, सबको पता है कौन कौन लोग हैं जिनके पावर प्लांट हैं और बंद पड़े और उनको कैपेसिटी पेमेंट जो है वो मिल रही है। और इतनी नालायक हुकूमती टीमें हैं आज भी और पहले भी थी, वो इस मसले को फोर्सी नहीं कर सकी। आपका पॉलिसी फेलियर है, और आज भी आपका पावर सेक्टर डीएमजी अफसर चला रहे हैं, इनके पास कोई कंसल्टेंट और एक्सपर्ट तक नहीं है। वही लोग हैं जो पिछले 20 साल से इस एनर्जी सेक्टर में बैठे हुए हैं, वही लोग चला रहे हैं, वही पॉलिसी फेलियर उनके सामने है। जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर लगना था, वो आपका पूरा एनर्जी सेक्टर को चला रहे हैं। तो वो भी बड़े जिम्मेदार हैं इस बात के, जो आपको आए दिन नई गलत पॉलिसियां देते हैं और उसको पूरी कौम को उसको भुगतना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह खान साहब। ये आखिर वाली आपने कही कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है कि जब बेनिफिशरी अगर इसी पूरे निज़ाम के लोग ना हो तो फिर क्या वजह है कि इस किस्म के मुआहदे किए जाते। अब सोचना होगा कि ये जुल्म, जैसे सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि बहुत जुल्म की बात है, रहम खाना चाहिए पाकिस्तान की आवाम पर कि वो अपनी तनख्वाहों का अगर 60-70% सिर्फ बिजली के बिलों की अदायगी में लगाएंगे और उसके बावजूद बिजली भी नहीं होगी, तो ये कब तक चल सकता है। देखते हैं कि वाकई जमात इस्लामी का कोई धरना और ये सारी टॉक्स कुछ सूदमंद साबित हो सकती हैं, या जैसे सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं सकता अभी, और ये सब उनको उसी बातों में उलझा देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।